हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी पेडागोजी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2023-24 में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यदि आप सभी का सीटेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप सभी लोग पेशेंस रखें, इस बार 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। शीर्ष का अर्थ ही होता है सिर और गामी का मतलब आगे, तो शीर्षगामी मतलब सिर से पैर की ओर। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। या मस्तकाधोमुखी विकास कह सकते हैं, यहाँ पर यह भी लिख लीजिएगा, मस्तकाधोमुखी विकास, मस्तकाधोमुखी विकास। और यहाँ पर हिंदी लिखा है और आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में आया था सेफेलोकोडल, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मस्तकाधोमुखी विकास ही है। और जो विकास होता है सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। विकास किस प्रकार से बढ़ता है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। विकास किस प्रकार बढ़ता है, सरल से जटिल की ओर। यदि सरल से जटिल ना लिखा हो, केंद्र से बाह्य लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा, केंद्र से बाह्य, केंद्र से बाहर। ये भी ध्यान रखिएगा, विकास किस प्रकार से बढ़ता है, केंद्र से बाहर या सरल से जटिल, एक ही बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है। यहाँ पर क्या कहा है, ग्रॉस, यहाँ पर सकल लिखा है। यदि यहाँ पर देखे, कौशल दो प्रकार के होते हैं, जो गतिक कौशल होते हैं दो प्रकार के, एक सूक्ष्म होता है, दूसरा स्थूल होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म का अर्थ ही होता है छोटा और स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, जिसमें बड़ी क्रिया की जाए। तो यहाँ पर सकल कहा है, सकल किस में आ जाएगा, स्थूल में आ जाएगा। तो स्थूल गति कौशल में आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, फुटबॉल को किक करना, फुटबॉल को मारना। सकल मोटर कौशल में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें बड़ी गतिविधि की जाए। कोई गतिविधि कैसी हो, बड़ी हो। गतिविधि कैसी होनी चाहिए, बड़ी। यदि कोई बड़ी गतिविधि है तो सकल मोटर कौशल हो जाएगा, और कोई छोटी गतिविधि है जिसमें आप अपनी उंगली अंगूठे का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। छोटी गतिविधि, छोटी गतिविधि। बड़ी गतिविधि में क्या होती है, बड़ी गतिविधि में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। छोटी में क्या होता है, जैसे कोई चीज को उंगली से पकड़ना, हाथ चलाना, कलाई पकड़ना, पैर की उंगलियों को चलाना, ये सभी छोटी गतिविधि में सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सकल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल, सकल लिखा है, और यदि यहाँ पर स्थूल लिखा होता, स्थूल गतिक कौशल, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी गतिविधि ही होगी। सकल गतिक कौशल में इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए दैनिक शारीरिक गतिविधियां, जैसे यहाँ पे क्या है, अपने पूरे शरीर के साथ चलना, ऐसी गतिविधि जो आप पूरे शरीर के साथ करते हैं, ठीक है, चलना है, दौड़ना है, फेंकना है, सकल गतिक कौशल की गतिविधियां सम्मिलित है। और यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या हो जाएगा, इसमें शरीर की छोटी पेशियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी चीज को पकड़ना, लिखना, हाथ, कलाई, पैर की उंगलियों का प्रयोग करना, और मन के पिरोना भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल, मन के पिरोना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभिकथन दिया हुआ है कि विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता है, विद्यालय क्या है, सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। तो आपका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। कारण आर दिया है कि धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है। जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो सामाजिकरण की प्राथमिक कारक नहीं है, क्या है, द्वितीय कारक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, द्वितीय कारक है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए, ए यहाँ पर सही होगा, कारण आर यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन कौन सा है। एक आप सभी का परिवार हो जाएगा, पास पड़ोस हो जाएगा, मित्र, समूह और रिश्तेदार, ये सभी प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएंगे। द्वितीय में क्या हो जाएगा, जैसे विद्यालय है, मीडिया है, धार्मिक संस्था है, किताब है और पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तर्क करना यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। फोर्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तर्क बच्चे किसमें करने लगते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संवेदी गतिक अवस्था में बालक इंद्रियों का प्रयोग करने लगते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करने लगते हैं और साथ में वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व का विकास किसमें होता है? संवेदी गामक अवस्था में। और ये अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना का विकास होता है, जिज्ञासा का विकास होता है, जिज्ञासा का विकास होता है और स्मृति का विकास हो जाता है, और स्मृति का विकास हो जाता है। बच्चा यदि कोई वस्तु कहीं पर रख के भूल जाता तो उसको याद आ जाता है, तो इसे याद रखिएगा। कल्पना, जिज्ञासा और स्मृति का विकास होता है किस अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। मूर्त संक्रियात्मक में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कर लेते हैं? संशोधन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? समायोजन। समायोजन में बालक क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है और नए अनुभवों को समझने लगता है, नए अनुभवों को समझने लगता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य। व्यक्तिगत वाक्य क्या होता है? स्वयं से बातचीत करना, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि रुकावट पैदा करता है, सोच में रुकावट, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लेवाइगोस्की है तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सामाजिक संपर्कता। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? लेवाइगोस्की से संबंधित है। इनका कहना है कि जो बालक है वो समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करता है, समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। इसमें बालक क्या करता है? स्वयं का विकास करता है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पहले क्या होगा? पूर्व पारंपरिक नैतिक विकास हो जाएगा, इसके बाद में पारंपरिक नैतिक विकास, इसके बाद में उत्तर पारंपरिक नैतिक विकास। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सीक्वेंस आप सभी लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर चरण है, प्रत्येक चरण को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व पारंपरिक नैतिक विकास का चरण है तो 2 भाग में बटा है, पारंपरिक नैतिक विकास का चरण ये भी 2 भागों में बटा है, उत्तर पारंपरिक नैतिक विकास का चरण ये भी 2 भागों में बटा है। 3 स्तर है, 3 स्तर के 2-2 स्तर है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र क्या होना चाहिए? सभी को पता है, विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में केंद्र किसको माना गया है? विद्यार्थी को। प्रगतिशील कक्षा में याद करने के बजाय, रटने के बजाय सीखने पर बल दिया गया है, सीखने पर बल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीखने पर या अनुभव पर बल दिया गया है, सीखने पर या अनुभवों पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर कैसे हो जाएगा? भाषाई बुद्धि। बी आंसर यहाँ पर सही है। कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति में यदि भाषाई बुद्धि है तभी वह कवि या लेखक बन सकता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हावर्ड गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि है? पहली है भाषाई बुद्धि, दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है संगीतात्मक बुद्धि, चौथी है शारीरिक बुद्धि,
5वीं है दिक् स्थान संबंधी बुद्धि, 6ठी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और 7वीं है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 8वीं है प्रकृतिवादी बुद्धि। अंतर बुद्धि और अंतः बुद्धि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अभिकथन दिया है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जो अभिकथन यहाँ पर दिया है ये सही है। यहाँ पर कारण बताया गया है कि जो भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। भाषा और सोच का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं, संयोजन रूप से होता है। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर कथन ए सही हो जाएगा, कारण आर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? मतलब लड़के होकर अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूढ़बद्धिता हो जाएगा, रूढ़वादिता। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिता, लैंगिक रूढ़वादिता। आपका डी आंसर यहाँ पर सही है। और जेंडर कैसी संरचना है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेंडर सामाजिक संरचना है। जेंडर कैसी संरचना है? ये क्वेश्चन आपके 2018 या 19 में पूछा गया था। सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? विकास की प्रक्रिया की नजर से देखना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। विकास प्रक्रिया एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप है। जो विकास प्रक्रिया है ये प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन कैसा शब्द है? मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, ये भी यहाँ पर सही है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अधिगम हेतु जो मूल्यांकन किया जाता है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, नैदानिक परीक्षण के नाम से जानते हैं, नैदानिक परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? रचनात्मक की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें बच्चे अलग अलग प्रकार से अपने आंसर देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? तो बच्चे का जो नाम होगा वही वो बताएगा। अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से अपने आंसर देगा, तो इसमें बच्चा क्या करेगा? रुचि लेगा। रचनात्मक और समस्या समाधान के दृष्टिकोण को कौन बढ़ावा देगा? आंसर बी, यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? दृष्टिकोण यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है अर्थहीन, ये निगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। मान की मतलब अर्थ क्या हो जाएगा कि उसे वैल्यू देना चाहिए। कभी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना, इसे ध्यान रखिएगा, उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए, मतलब कम समझने की बात यहाँ पर की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यता का सामर्थ्य होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? बारीक जानकारी पर ध्यान देने, ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? डिसलेक्सिया। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी यहाँ पर कहा गया वाचन, तो वाचन मतलब पढ़ने संबंधी है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं,
जो गलतियां करते हैं इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चे यदि गलती करते हैं तो क्या वह निम्न स्तर के हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों का बुद्धि निम्न स्तर है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, यहाँ पर प्रमोट की बात की गई है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर कहा गया है, सभी बच्चे नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो जो संकल्पना है वह स्पष्ट प्राप्त नहीं होती है, इसलिए आपको शिक्षण विधि पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि 2 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट करने से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आकलन क्या है, वस्तुनिष्ठ है, और यहाँ पर कहा गया है कि असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में कमियां जन्मजात होती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। व्यवस्था मतलब जैसे आप शिक्षक या प्रिंसिपल चाहे कितना भी प्रयास करे लेकिन बच्चे अनुत्तीर्ण हो ही जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से प्रेरित है इस संदर्भ में वह करेगी, तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। एक समान मानकों को उल्लेखित करना यहाँ पर कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चों ने कैसे सीखा है, कितना सीखा है, इस पर ध्यान देना है। तो अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना, ये पुरस्कार प्रस्तुत करना आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। बच्चों में बुद्धि की कमी है, यह एहसास करवाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता है। भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। आसक्तता मतलब यहाँ पर कमी की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। अधिगम मतलब पढ़ने संबंधी कहा है, इसे ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। कभी भी बच्चे को धमकाना नहीं है और कभी भी बच्चे को बार बार कोई भी क्रिया या पाठ नहीं पढ़वाना है या नहीं दोहराना है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन यहाँ पर बच्चे की विशेषता क्या होगी, वो पढ़ नहीं पाएगा और शब्दों पर पलटकर जाने में उसे कठिनाई होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, कभी भी बच्चे को दोहराने के लिए नहीं कहना है, तो यहाँ पर आपका ए पॉइंट गलत हो जाएगा। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सह संबंध पर बल दिया जाता है,
परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता पर बल देना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि एकमात्र निर्धारक है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी का संबंध यहाँ पर पूछा गया है। जेडपीडी का संबंध, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के, यहाँ पर जेडपीडी क्या कहता है कि बच्चों को सहायता प्रदान करना, सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। जेडपीडी का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो यहाँ पर आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा, यहाँ पर कहा गया है कि योग्य सदस्यों के द्वारा, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, किसके द्वारा सीखते हैं बच्चे? अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा। नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सके। नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, किसकी? ये बताना है। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, ए आंसर यहाँ पर सही है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। घुलने मिलने तथा समायोजन, ये भी पॉइंट गलत है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने में, आलोचना करना सीखने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। अनेक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? यहाँ पर कहा गया है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब बच्चों को समझाते नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? व्यक्ति के आत्मबोध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मबोध मतलब अंतःक्रिया से संबंधित है, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत यहाँ पर क्या है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर अनुमान कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि अनुभव विकास का एक सा निर्धारक है। एक सा निर्धारक किसको कहा गया है? अनुभव को। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा, यहाँ पर कहा गया है प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। भिन्नता है दोनों में, ये बताना है कौन सी भिन्नता है। तो आपका 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा के बारे में जीन पियाजे ने अलग बताया है और वाइगोत्स्की ने अलग बताया है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष है, इसमें शिक्षिका क्या करेगी? अध्यापिका क्या करेगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्या कहा गया है? किसके लिए? अंकों के लिए, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कब? यहाँ पर कहा गया है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। बच्चे सजग रहे उसके लिए आप आकलन करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसे करने के लिए दिशा निर्देश देना। यदि एक टीचर चाहती है, अध्यापिका चाहती है कि बच्चा इस प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से, वैसे वो बच्चों के लिए दिशा निर्देश देती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपने अनुसार बच्चों को नहीं ढालना है। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, वो सीखने के लिए आगे बढ़े। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर कहा गया है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है, किस पर होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक किससे सहमत है? तो यहाँ पे 16 का आंसर कैसे होगा? सबसे ज्यादा आप किससे सहमत है? अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के होकर रो नहीं सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के सहयोग करने के लिए कहना। जो अन्य बच्चे हैं वो वंचित वर्ग के बच्चों की सहायता करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। बच्चे को संवेदनशील बनाने की बात यहाँ पर की गई है, जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं, उस पर विचार करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। कभी भी बच्चों में पक्षपात नहीं करना है, इसे ध्यान दीजिएगा। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाए। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया ना कर पाए, ऐसा आपको मौका नहीं देना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। आकलन में क्या सम्मिलित हो? तो आपका आंसर क्या सही होगा? अपने आकलन उपकरण की, यहाँ पर कहा गया है उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, वैलिडिटी की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 18 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। जो प्रशासन की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन उपकरण के मानकीकरण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? किसकी आलोचना की है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। किसमें महत्व नहीं दिया है? महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच में, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, जो विकास है वो आपके सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो निगेटिव है पहले उसे आप सभी लोग देख लीजिए कि समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना, बच्चों को पुरस्कार देना, वस्तु के रूप में पुरस्कार देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कोई भी प्रश्न आया है आप उनको बोल देंगे कि आप स्वयं उत्तर देखें, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि कोई बच्चा किसी प्रश्न में या किसी समस्या में फंस गया है तो आप क्या करेंगे, उसके सामने समाधान प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन खुद करने के लिए नहीं कहेंगे, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ए आंसर सही है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौका देना,
उनका हल करते समय सहयोग करना, बच्चों को एक मौका देना चाहिए और यदि बच्चे किसी समस्या में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बताती है तथा प्रकरण समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है वह। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 22 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश करना। किसका? केंद्र बिंदु विधि का। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति। पूर्वाभ्यास की रणनीति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे के परिवेश की बात की गई है, तो परिवेश का जो जिस जगह पर बच्चा रहता है उसके जो चारों ओर का परिवेश है, जो वातावरण होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक बच्चे के व्यवहार को निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आप किससे सहमत हैं ये बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अधिगम क्या है? जब आपको सीखते हैं तो कैसा परिवेश होता है? सामाजिक होता है, सांस्कृतिक परिवेश होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अधिगम है पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा घटित होता है। पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम तब घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में, यहाँ पर कहा गया है कि अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अंकों के रूप में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल लगा है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अधिगम केवल तभी होता है यदि व्यवहार में सुस्पष्टता हो। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है। मूल आधार क्या होता है समावेशी शिक्षा का? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। यहाँ पर कहा गया है जो मानक है एक समान होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे पर दया की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए अलग विद्यालय की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। देखिए, जब आप छोटी गतिविधि करते हैं, कोई छोटी क्रियाएं करते हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना, कोई आप अपनी उंगलियों से प्रयोग करें या आप अपने अंगूठे से प्रयोग करें किसी वस्तु को पकड़ने या छूने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। जबकि फुटबॉल को धकेलना क्या हो जाएगा? सकल गतिक हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फाइन मोटर के उदाहरण कौन कौन से हैं ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। जो फाइन मोटर होता है इसमें छोटी छोटी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे आप अपनी उंगली का प्रयोग करते हैं, अपने अंगूठे का प्रयोग करते हैं। उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना, ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। ये सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। और सकल गतिक में क्या होगा? सकल गतिक में हो जाएगा जिसमें कोई बड़ी गतिविधि हो। ग्रॉस मोटर में कोई बड़ी गतिविधि हो, बड़ी गतिविधि। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे बड़ी गतिविधि में क्या हो जाएगा? बाजुओं अपने पैरों का प्रयोग करना। फुटबॉल को मारने के लिए आप अपने पैर का प्रयोग करते हैं, पैरों का प्रयोग करना।
टांगों का प्रयोग करना या पूरे शरीर का प्रयोग करना? ठीक है, पूरे शरीर का प्रयोग करना क्या किसमें आएगा? ग्रॉस मोटर में आएगा। पूरे शरीर का प्रयोग करना किसमें आ जाएगा? बड़ी गतिविधि में आ जाएगा। बड़ी गतिविधि किसके अंतर्गत है? सकल गति के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर निरंतर लिखा है, मतलब कॉन्टिन्यू लिखा है। यहाँ पर कॉन्टिन्यू नहीं होगा, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यू या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सही नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है वो एक निरंतर तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि सभी बच्चों की जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में होता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर 2 का ए सही हो जाएगा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो विकास है किस पर आधारित है? तो विकास 2 तत्वों पर आधारित होती है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वंशानुक्रम। पहला है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, और दूसरा है वातावरण। दूसरा है वातावरण। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। विकास के 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? पहला है शारीरिक, पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है नैतिक, चौथा है नैतिक, और पांचवा है संवेगात्मक, पांचवा है संवेगात्मक। क्या आप सभी को पता है कि विकास के 5 पक्ष हैं, या आप सभी को ये पता है कि विकास के 4 पक्ष हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नैतिक विकास का संबंध किससे संबंधित है? ये भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नैतिक विकास का संबंध संबंधित है लॉरेंस कोहलबर्ग से। लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। भाषा विकास का संबंध किससे संबंधित है? भाषा विकास का संबंध किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की, चॉम्स्की से संबंधित है। चॉम्स्की से संबंधित है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं क्या है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, एक परिवार होता है, जो प्राथमिक सामाजिकरण संस्थाएं हैं वो पहला क्या हो जाएगा? परिवार है, और दूसरा क्या है? आस पड़ोस है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतम बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो यहाँ पर आपका फोर्थ का आंसर क्या सही हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसे क्या कहेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल। डी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग वर्ष लिख लीजिएगा, कब से कब तक की अवस्था मानी जाती है। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, इस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व स्थापित कर लेता है। वस्तु स्थायित्व, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित। तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है? तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन करने लगता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, चिंतन करने लगता है।
तार्किक चिंतन करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है? अमूर्त तार्किक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमूर्त है। औपचारिक में क्या हो जाएगा? अमूर्त। अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है या प्रारंभ कर देता है। अमूर्त तार्किक चिंतन। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो जेडपीडी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ले वाइगोत्स्की से। ये संबंधित है ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है ये बताना है। तो 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ले वाइगोत्स्की। किस पर? सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है? ले वाइगोत्स्की ने जोर दिया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। ले वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ले वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बालक है वो समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा या अंतःक्रिया के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट है, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रगतिशील। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, करके सीखना, प्रोग्रेसिव। बी आंसर यहाँ पर सही है। प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील कक्षा का ही एक भाग है। प्रगतिशील कक्षा का ही एक भाग है जिसमें बालक बिना रटे ज्ञान को प्राप्त करे। रटे बिना ज्ञान को प्राप्त करे उसको क्या कहते हैं? प्रगतिशील कक्षा। नेक्स्ट है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास 10 प्रकार की बुद्धि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो नृत्य करती है, मतलब बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो बॉडी से संबंधित हो जाएगा। ना याद रहे तो अब आप लोगों को याद रहेगा शारीरिक गतिक संवेदी। सी आंसर यहाँ पर सही है। शारीरिक गतिक संवेदी में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यदि अभिनेता लिखा हो तो क्या किस में आएगा? शारीरिक गतिक संवेदी में आएगा। खिलाड़ी, ये भी किस में आ जाएगा? ये भी शारीरिक गतिक संवेदी में आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट लिखे दे रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। मूर्तिकार है, वस्तुकार, मूर्तिकार, वस्तुकार, मैकेनिक, ये सभी पॉइंट लिखे हो तो किसमें आ जाएगा? शारीरिक गतिक संवेदी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर की बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? मातृभाषा को। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विदेशी भाषा नहीं होगी और आपकी इंग्लिश जो है सेकेंडरी लैंग्वेज है, ठीक है, द्वितीय भाषा है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, केवल सांकेतिक भाषा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है, मदर टंग। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किसको बढ़ावा देती है? तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़वादिता को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, बिल्कुल शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। यहाँ पर रूढ़वादिता को कौन दर्शा रहा है? लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। हमेशा लड़कियां कोमल होती हैं
और भावुक होती हैं, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो लिंग रूढ़वादिता को कौन दर्शा रहा है? लड़कियों का जो व्यवहार है उनका कोमल और भावुक, ये दर्शा रहा है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की सक्षमता है। बिल्कुल, लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा कर सकते हैं। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर तीनों पॉजिटिव हैं। जो लिंग रूढ़वादिता को दर्शा रहा है वो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूसरे प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का जो यह सिद्धांत है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेफेलोकोडल कहते हैं। सेफेलोकोडल कहते हैं। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सेफेलोकोडल कहते हैं। इंग्लिश में किस प्रकार से इसे लिखेंगे तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, सेफेलोकोडल कहते हैं। सेफेलोकोडल कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। सेफेलोकोडल के नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मस्तकाधोमुखी विकास नहीं लिखा था, हिंदी है ये, इंग्लिश में लिखा हुआ था सेफेलोकोडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। तो उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? अभी आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा है, तो आप सभी लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? किस अवस्था से? तो यहाँ पर अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक। ठीक है, यहाँ पर अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक। और संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है 7 से 11 से ऊपर। ठीक है, यहाँ 11 से ऊपर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, ले वैगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 14 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ले वैगोस्की किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत क्या कहता है? जेडपीडी में दूसरे से हेल्प लेना, ठीक है, दूसरे से मदद लेना। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवरोध पैदा करता है, और यहाँ पर कहा गया है कि बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीख सकते हैं, बिना किसी सहयोग से। यहाँ पर पृथकीकरण की बात की गई है, पृथक की बात की गई है, जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 15 है, ले वैगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कौन समुन्नत करती है? सहभागी अधिगम। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो बाधक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा गया है स्थिरता। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्डनेस कहा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? यहाँ पर बचने की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। हिंदी में ध्यान रखिएगा, ये टैग वर्ड है, कहीं पर भी निष्क्रिय आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी सही है।
उन अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आपको बचना किससे है? निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए कहने से। नेक्स्ट है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? निराशा की भावना। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। आप सभी को पता है कि जो विकास की दर है प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। विकास यहाँ पर कहा गया है कि क्रम से होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका एक हाथ बढ़ गया है, एक पैर बढ़ गया है, तो विकास क्रम से होता है और विकास चहुमुखी होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यहाँ पर एक मात्र लिखा है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता है और दूसरा क्या है? वातावरण भी है। ठीक है, दूसरा है वातावरण। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। अब यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा संज्ञान किससे संबंधित है? संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया से। संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है। मानसिक प्रक्रिया से आप सभी को पता है, आप कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसी समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं। हल प्राप्त करना, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। चिंतन एवं तर्क करना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक के अंतर्गत। चिंतन व तर्क करना संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। दो वस्तुओं के बीच विभेद करना, ये भी किस में आ जाएगा? संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुलन। ठीक है, किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए? तो संतुलन को प्राप्त करने के लिए लगातार निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 कारकों की पहचान की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 कारकों की पहचान की है, जिसमें पहला क्या है? जैविक परिपक्वता है। पहला है जैविक परिपक्वता, नोट करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण। इसके बाद में सक्रिय अन्वेषण। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सामाजिक अनुभव। थर्ड पॉइंट है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव। फोर्थ पॉइंट है संतुलन। फोर्थ पॉइंट है संतुलन। तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। असंतुलन में क्या हो जाएगा? असंतुलन में असहज। असंतुलन में बालक क्या हो जाएगा? असहज हो जाएगा। नेक्स्ट है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, ये कब से कब तक मानी जाती है? ये 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस। ठीक है, 11 से ऊपर। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? यहाँ पर ऐच्छिक होगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐच्छिक होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब यहाँ पर सहज, तो सहज किस में आ जाएगा? संवेदी गत्यात्मक में आ जाएगा। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक में जो बच्चे होते हैं इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इंद्रियों द्वारा
प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस वर्ष तक या किस दिन तक या किस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करते हैं, तो जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं, जन्म से 30 दिन की अवस्था में। नेक्स्ट है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। पैसा किसे चुराना चाहिए? हेंज को पैसे चुराने की बात की गई है क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिकता तर्क के किसी स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। जब बालक को कोई जरूरत होती है तो वो कोई ना कोई चीज चुरा लेता है, और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का जो फैसला होता है वो अपनी व्यक्तिगत जरूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं। जब व्यक्तिगत चाहत और जरूरत के आधार पर कोई फैसला किया जाए तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, लेविगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? आप सभी को पता है, सोशियो कल्चर है, सामाजिक सांस्कृतिक। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेविगोत्स्की किससे संबंधित है? लेविगोत्स्की संबंधित है जेडपीडी से, ठीक है, किससे संबंधित है और इसको क्या कहा जाता है? निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। निकट विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक को जेडपीडी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? निकट विकास का क्षेत्र। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। एक विशिष्ट अवधि तक, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरण प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या असामान्य या अप्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रिया हो रही है तो अप्रतिक्रियात्मक होगा नहीं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ सीखते हैं, तो वो बहुत सरलता के साथ सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जब बालक सीख रहा है तो इस अवधि को क्या कहेंगे? किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संवेदनशील में जो संवेदनशील के प्रमुख गुण है वो क्या हो जाएंगे? ग्रहण शक्ति। यहाँ पर यदि ग्रहण शक्ति लिखा होता तो किस में आता? संवेदनशील में आ जाता। भावुकता, ये भी किस में आएगा? संवेदनशील में आएगा। दूसरों से शीघ्र प्रभावित होना या दूसरों से शीघ्र सीखना किस में आएगा? संवेदनशील में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बालक दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? यहाँ पर कहा गया है कि एक जुड़वा बालक दूसरे की तुलना में चलना अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, अधिक तेजी से सीख रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा कि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। आप सभी को पता है जो विकास होता है कैसा होता है? मस्तकोद्यमुखी विकास होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जिसमें आप सभी को पता है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण या पर्यावरण, आप सभी को ये पता है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुद्धि भी है, बुद्धि, स्वास्थ्य, तीसरा क्या है? परिपक्वता, तीसरा परिपक्वता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। परिपक्वता है और लिंग भेद भी है, लिंग भेद। नेक्स्ट है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। तो यहाँ पर आपका आंसर तीनों सही हो जाएगा।
अभी आपको बताया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा भी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ठीक है, 3 गुण कौन से हैं? पहला आपका क्रमबद्धता है, दूसरा यहाँ पर पूर्ण व अंश संप्रत्यय है, पूर्ण व अंश संप्रत्यय है। लिखा हो तो आपका आंसर यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? संरक्षण। इसके बाद में यहाँ पर संरक्षण हो जाएगा। संरक्षण भी किस में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विचारों की विलोमीयता। तो ये 3 पॉइंट आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक मनीष लड़का है जो दुनिया और दूसरे के अनुभव को सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन जब वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है तो वह उसमें असफल हो जाता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? 5th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आत्मकेंद्रीयता। आत्मकेंद्रीयता का मतलब है अपने दृष्टिकोण से वो देखता है। यहाँ पर आत्मकेंद्रीयता का सार्थक अर्थ क्या होगा? केवल अपने दृष्टिकोण से देखना, बिना किसी की परवाह किए। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए आप नियम व कानून का पालन करेंगे, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, जिससे सामाजिक प्रणाली क्या हो? सुगम बनी रहती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी हम कानून व नियम का पालन करेंगे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कभी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और कभी भी बच्चे को संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ना है। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। यदि आपसे बच्चे ने कुछ पूछा है, आपने उसका डायरेक्ट जवाब दे दिया, उसको समझाया नहीं, उसको कुछ बताया नहीं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना, कभी भी आप बालक को दंडित नहीं करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। संकेत और इशारे देना ले वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत से संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? किस ओर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कंठस्थीकरण, ये गलत हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपस में जो फ्रेंड्स हैं आपस में कंपटीशन की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केंद्रित की बात की गई है,
डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर, यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हावर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि का प्रयोग किया है। 8 बुद्धि कौन कौन सी है अभी आप लोग देखिएगा। पहला यहाँ पर भाषाई बुद्धि हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, इमोशनल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भावनात्मक बुद्धि है ये नहीं है। बुद्धि 8 प्रकार की कौन कौन सी हैं? अंतर वैयक्तिक बुद्धि है, यहाँ पर वैयक्तिक लिख लीजिएगा। दूसरा है भाषाई बुद्धि, तीसरा है देशीय बुद्धि, देशीय बुद्धि को और क्या कहते हैं? स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। गणितीय बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है और अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताया गया है कि पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। असतत का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि आप लगातार मूल्यांकन करेंगे, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन भी यहाँ पर गलत होगा। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के दौरान जब आप आकलन करते हैं तो अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा, अधिगम का आकलन यहाँ पर गलत हो जाएगा।